नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला में। दोस्तों, अपन कर रहे हैं आरएस एग्जाम की तैयारी और अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी तक अपन ने पढ़ा है भारतीय संविधान का निर्माण, जिसको अपन ने 2 चरणों में पूरा किया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज अपना टॉपिक है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन एम लक्ष्मीकांत के 6ठे संस्करण पर आधारित बुक को पढ़ रहे हैं। आपको ये करना है कि ये वीडियो देखना है, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी। उसके बाद चैप्टर को बार बार पढ़ना है इसी बुक से। आज का टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा और मुख्यतः ये चैनल है आरएस एग्जाम को तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब किसी देश का संविधान बनता है तो उसमें संविधान संशोधन का एक प्रावधान जरूर होता है और ऐसा ही एक प्रावधान हमारे संविधान में भी है। चलो देखते हैं। संविधान में संसद को संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में यह शक्ति दी गई है कि वो संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। यानी कि संविधान के संशोधन की शक्ति संविधान में ही दी गई है। कहां पे? संविधान के भाग 20 में। अनुच्छेद कौन सा है? 368। अब संविधान का संशोधन कैसे कर सकती है? कोई भी उपबंध हो उसको परिवर्तन यानी कि उसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है या उसको खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार 3 तरह से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में 1973 में दी गई थी। देखिए, ये जो मूल ढांचा है, इस नाम का कोई भी शब्द संविधान जब लागू हुआ था तो नहीं था, लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि संविधान का एक मूल ढांचा है जिसको आप संशोधित नहीं कर सकते हो। इस मूल ढांचे का अपना एक अलग टॉपिक है, उसको अपन इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। अब देखो, अपन ने देखा कि संविधान का संशोधन संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया जा सकता है। अब ये दूसरी बात यह है कि संविधान के सारे प्रावधान को संशोधित नहीं किया जा सकता। वो 2 टाइप के हैं, एक तो मूल ढांचा, एक दूसरा ढांचा। मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता और जो दूसरा ढांचा बचता है उसका संशोधन किया जा सकता है। अब उसका संशोधन के प्रकार क्या है? ठीक है, वो 3 प्रकार का है। जो संविधान का संशोधन योग्य ढांचा है ना, वो 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, जिसमें से पहला देखते हैं, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। अब संसद का साधारण बहुमत क्या होता है वो इस लाइन में देखिए। प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो किसी भी सदन में 200 सदस्य हैं, तो सदन में उपस्थित हैं और वो मतदान भी करेंगे, तो बहुमत हो गया ना। बहुमत का मतलब आधे से ज्यादा। तो 101 सदस्य ने अगर उसके फेवर में वोट किया तो वो बहुमत माना जाएगा। तो साधारण बहुमत ये होता है। तो संशोधन का पहला प्रकार क्या है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा। प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। यानी कि संविधान में ऐसे बहुत सारे उपबंध हैं जिनके संशोधन संसद के साधारण बहुमत यानी कि जो साधारण विधायी प्रक्रिया होती है ना, जैसे नए कानून बनते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक बना था अभी, वैसे ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत से। ठीक है, और ये कैसे होता है? सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से। यानी कि जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और जो वोट करते हैं उनके आधे से ठीक ज्यादा। 100 है तो 51, 200 है तो 101। अब आगे देखते हैं। उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत में संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। ठीक है, अब ये व्यवस्था क्या है? 368 की सीमा से बाहर है। हमारा जो मुख्यतः संविधान संशोधन की जो प्रावधान दिया गया है ना, वो अनुच्छेद 368 में है, जिसकी अभी अपन ने बात की थी। लेकिन ये जो प्रावधान है ना, संसद के साधारण बहुमत से संविधान का संशोधन, ये संविधान के अनुच्छेद 368 में नहीं है। और
इस प्रावधान में यानी कि साधारण बहुमत से संशोधन के प्रावधान में कौन कौन सी चीजें शामिल है, ये लिस्ट है पूरी, जिसको आपको बार बार में पढ़ना है, ये याद हो जाएगी। जैसे नए राज्यों का निर्माण हो या फिर उनकी सीमाओं का निर्धारण हो या फिर उनका पुनर्गठन हो, तो इनको संसद के साधारण बहुमत से संविधान संशोधन किया जा सकता है। या फिर विधान परिषद का निर्माण हो या उसकी समाप्ति हो, इसको भी संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। या अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन हो, जो कि संविधान की अनुसूचियां ना 12 या 12 अनुसूचियां, उसमें 7वीं अनुसूची में जो लिखा गया है उसी को संविधान के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इसी प्रकार ये सारे हैं जिनको आपको बुक में बार बार में पढ़ना है, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे राजभाषा का प्रयोग है, संसद में प्रक्रिया नियम है, इन सब ये सब कैसे संशोधित किए जा सकते हैं, संसद के साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। अब अपन ने देखा कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। तो अब पढ़ते हैं दूसरा प्रकार। अब देखिए, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, पहला था संसद के साधारण बहुमत द्वारा और अब है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। अब ये विशेष बहुमत क्या है, इसके बारे में देखते हैं। प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। ये तो हो गई पहली बात कि सदन में जो उपस्थित है और मतदान करने वालों के 2/3 का बहुमत, यानी कि 2/3, यानी कि 300 है तो 200, यानी कि जो भी सदस्य संख्या है ना उसको 2/3 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वही बहुमत होगा। और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। अब देखो यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है। प्रत्येक सदन, अपन लोकसभा ले लेते हैं, हमारी लोकसभा में संविधान के अनुसार अभी जो सीटें हैं वो 550 है, 500, कोई कुछ लोग कहेंगे कि 552 है, लेकिन अभी अभी जो 104th अमेंडमेंट एक्ट हुआ ना, उसमें 2 एंग्लो इंडियन की सीट को कैंसिल कर दिया गया है, तो सीट अब रह गई है 552 से 550। उस 550 में भी अभी हमारे सदन में सदस्यों की टोटल संख्या है 543, 552 सदस्य पूरे नहीं है, तो ये जो कुल सदस्य है ना उसको अपन 543 काउंट करेंगे, न कि 550। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। और दूसरी बात कि जो विशेष बहुमत है उसमें 2 शर्तें होती है। पहला, सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और दूसरा, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, यानी कि आधे से अधिक तो कम से कम होने चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे कोई संविधान संशोधन विधेयक आया, ठीक है, अभी अपने सदन की सदस्य संख्या कितनी है, 543। तो इसकी सबसे पहली बात, विशेष बहुमत द्वारा जब भी संशोधन होगा इनका बहुमत होना चाहिए, आधे सदस्यों से अधिक का बहुमत होना चाहिए। तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, देखो अब भी अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक आता है तो उसमें कम से कम एमपी, जिनको बोलते हैं अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वो 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसका उनको उनके फेवर में वोट करने चाहिए, चाहे उसमें कितने ही उपस्थित लोग हो, मतदान कितने ही करे, ये पहली शर्त है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि 2/3 बहुमत। अब मान लो 543 में से हमेशा सारे सांसद तो उपस्थित होते नहीं, ठीक है, तो अब मान लो वहां पे 500 ही सांसद आए हुए हैं, आज 500 सांसद आए हुए हैं, तो इनका क्या करना है, 2/3, यानी कि मल्टीप्लाई क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई तो करना है 2 से, तो कितना आएगा 1000, और डिवाइड करना है 3 से, तो डिवाइड किया 3 से तो कितना आया 333.33। इसका मतलब 334 विधायक, 500 अगर उपस्थित होते हैं तो 334 सांसदों को उसके फेवर में वोट करना चाहिए, तब भी वो पारित माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो ये टॉपिक, ये लाइन अपनी क्लियर हो गई। प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। ठीक है, अब संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, यानी कि जो ज्यादातर उपबंध है, जो आर्टिकल्स हैं, जो भाग है, उनका जो अमेंडमेंट है ना, वो संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल कौन कौन से हैं, मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व
और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन अपन ने देखा कि आर्टिकल 368 में किया जाता है, जो संविधान का भाग 20 है, और उसमें संशोधन करने के 3 तरीके हैं, साधारण बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत द्वारा। अब अपन पढ़ेंगे तीसरा। ये क्या है? संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। अब देखो, ये विशेष बहुमत तो सेकंड जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, तीसरे तरीके में आधे राज्यों की स्वीकृति जरूरी होती है। जैसे 28 राज्य है तो 14 राज्यों की भी वहां से साधारण बहुमत से वो पारित होना चाहिए वो विधेयक, तब भी वो संविधान संशोधन अधिनियम बन पाता है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या होता है। नीति के संघीय ढांचे, यानी कि हमारा देश जिसकी विशेषता है, हमारे देश की संसदीय विशेषता क्या है कि वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघीय है। ठीक है, जिसमें संघीय लक्षण भी है और एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। तो ये कहता है नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ, अब विशेष बहुमत तो अपन ने जो पिछली बार बारी करी वो तो ठीक है, उसके साथ साथ आधे राज्यों के विधान मंडलों के साधारण बहुमत की भी जरूरत होती है। यानी कि अगर अपन संविधान के संघीय ढांचे से संबंधित कोई भी प्रावधान को संशोधित करना चाहते हैं तो संसद को क्या आवश्यकता होगी? पहले तो उसको विशेष बहुमत से संसद में पारित कराए, उसके बाद आधे राज्यों के विधानमंडल साधारण बहुमत से भी उसको पारित करे, तब भी वो संविधान संशोधन अधिनियम में बन पाएगा। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब ऐसा विधेयक राज्यों के पास जाए तो उनको ऐसा नहीं कि 1 महीने में हाँ या ना बोलनी पड़ेगी, 2 महीने में हाँ या ना बोलनी पड़ेगी, या 2 साल में हाँ या ना बोलनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से उसको पारित करे या न करे या उसका कोई जवाब नहीं दे, ये उन पर निर्भर करता है। और अगर मान लो आधे राज्यों ने स्वीकृति दे दी तो बाकी राज्य कुछ भी करे उनका भी कोई मतलब नहीं होता। आधे राज्य ने स्वीकृति देते ही वो संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। अब निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के संविधान संशोधन में ये आते हैं। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालक शक्ति का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट तथा राज्य न्यायपालिका, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में 7वीं अनुसूची और खुद स्वयं अनुच्छेद 368। ये आपको बार बार में पढ़ना है, आपको सब याद हो जाएंगे। ये क्या है? संघीय व्यवस्था के लक्षण है। देखो, सुप्रीम कोर्ट हमारी एकल न्यायपालिका है इसलिए संघीय है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटा हुआ ना, ये भी एक संघीय व्यवस्था का लक्षण है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है सबका, ये भी संघीय व्यवस्था का एक गुण है। तो इन सबको संविधान की तीसरे प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। अब अपन देखते हैं संविधान के जो संशोधन होती है 368 के अंतर्गत उसकी प्रक्रिया। अपन ने अभी देखा था कि संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। एक तो साधारण बहुमत द्वारा, तो वो तो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता, लेकिन 368 के अंतर्गत जो विशेष बहुमत द्वारा, और दूसरा था विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की संस्तुति या अपन बोल सकते हैं उनकी स्वीकृति द्वारा, उसकी प्रक्रिया क्या है उसको अपन पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख निम्नलिखित है। तो अनुच्छेद 368 में जो भी संशोधन किया जाएगा उसको नियमानुसार ऐसे चलना पड़ेगा। देखो, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद, राज्य विधानमंडल में नहीं। देखो, ये संसद यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में ही आरंभ हो सकता है संविधान संशोधन विधेयक का, राज्य विधानमंडल में नहीं हो सकता। तो संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक लाकर किया जा सकेगा। यानी कोई भी विधेयक लेके आओ संविधान संशोधन विधेयक, या तो कहाँ लाएगा, राज्यसभा में या लोकसभा में। ठीक है। दूसरी बात, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। मंत्री तो आपको पता ही है, गैर सरकारी सदस्य का मतलब ये हुआ कि कोई भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं भाई। राज्यसभा में या लोकसभा में जो भी सदस्य होता है ना उसको एमपी बोला जाता है,
चाहे वो राज्यसभा के एमपी को राज्यसभा का एमपी और लोकसभा के एमपी को लोकसभा का एमपी। तो वो जो अगर सरकार में उसका कोई भी पद है ना, जैसे राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो वो मंत्री है। उसके अलावा सारे क्या है, गैर सरकारी सदस्य है, यानी कि वो सिर्फ एमपी है। तो उनमें से किसी के भी द्वारा ये विधेयक लाया जा सकता है। कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक। पहली बात। अब देखो, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, यानी राष्ट्रपति को पहले इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे महाभियोग में करते हैं ना, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है, यानी कि विशेष बहुमत। पहली बात, विशेष बहुमत से पारित कराना है, और कहाँ पे? दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, दोनों सदनों में विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या पढ़ा था अपन ने? कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत, 2 शर्तें होती है ना, वो दोनों फॉलो होनी चाहिए, से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत है। ठीक है, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। अब देखो, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। देखो, आम विधायी प्रक्रिया होता है ना, जैसे आम कानून बनता है, तो उसमें क्या होता है कि मान लो किसी विधेयक को संसद ने राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने नहीं किया, या लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, तो दोनों की संयुक्त बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम में अगर दोनों में से कोई भी एक सदन पारित नहीं करता है, तो दोनों की संयुक्त बैठक नहीं होती है और वो अधिनियम बन भी नहीं पाता है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आद्य राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। अभी अपन ने बात करी थी कि अगर संघीय व्यवस्था से संबंधित कोई भी संविधान का संशोधन है ना, तो उसमें विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित कराना पड़ेगा, प्लस आद्य राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी वो संविधान संशोधन बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। अब सबसे पहले किसी ने संविधान संशोधन विधेयक लाया, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, उसके बाद क्या होता है? दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित होता है। ठीक है, और अगर संघीय ढांचे से संबंधित है तो आदि राज्यों की स्वीकृति भी होती है। अब यहाँ सबसे पारित हो गया मान लो, तो उसके बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के बाद मंजूरी के लिए जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, ये उनकी बाध्यता है, उनके लिए एक बाध्यता है, या तो वो सहमति देंगे, सहमति देना ही पड़ेगा उनको। वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति की जो पावर है ना, वो यहाँ पर नील है, उनको सहमति देनी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाता है। इस प्रकार हमारे देश में संविधान का संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप लोग आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।